अभिप्राय क्या है? पहले तो आप ये पूछोगे सर कोर्ट हम शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, अधिकरण शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? तो उसके पहले आपको यह याद दिला दे, अधिकरण का विचार आया कहां से? 42वें संविधान संशोधन से। अधिकरण का विचार 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया। 42वां संविधान संशोधन, जिसको आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने चेंज करवाया था 1976 में, तो वहीं से ये 42वां संविधान संशोधन आया और अनुच्छेद 323A और 323B जोड़े गए। तो अनुच्छेद यानी 42वां संविधान संशोधन अधिकरणों का पूरा विचार ही आया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 42वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 323A जोड़ा गया, आर्टिकल 323A जोड़ा गया, फिर आर्टिकल 323B जोड़ा गया, और यहीं से अधिकरण का विचार संविधान में आया। तो हमारे मूल संविधान से अधिकरणों का प्रावधान नहीं है, 42वें संविधान संशोधन से आया। लेकिन आप जानते हो कि 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 323A और B में इसमें कह दिया गया कि प्रशासनिक अधिकरण बनेगा, और इसमें अन्य अधिकरणों का प्रावधान किया गया। तो अब इसका मतलब है कि प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323A की बात की गई, और अन्य अधिकरणों के मतलब है, अन्य अधिकरण का मतलब है कि बाकी आज की डेट में हमारे यहाँ तमाम अधिकरण है, जैसे कि आयात निर्यात से संबंधित विवाद के मामले में, कर आरोपण के मामले में, श्रम कानून के मामले में, यहाँ तक कि हमारे यहाँ ये अनुच्छेद 323B में यह भी लिखा गया, निर्वाचन विवाद से संबंधित मामलों में हर जगह प्रावधान किया गया अधिकरणों का निर्माण किया जाएगा। लेकिन ध्यान देने की बात है, आज तक निर्वाचन विवादों को हल करने के लिए कोई अधिकरण नहीं बना। बाकी क्षेत्र में तो अधिकरण बन गए। और आपको यह भी याद दिला दें कि अनुच्छेद 323B में जिन अधिकरणों की कल्पना नहीं थी वो भी अधिकरण आज बन गए, जैसे कि NGT यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, NGT बन गया जो यहाँ पे कल्पना नहीं थी। उसके बाद आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल बन गया, सेना के अधिकारियों के लिए अगला अधिकरण बन गया। तो आज की डेट में तो पूरे अधिकरणों की श्रृंखला है, आज हमारे तमाम ट्रिब्यूनल बन गए। तो आखिर में, और आप ये भी जानते हो कि अधिकरण का प्रावधान आखिर में ऐसा कैसे हो गया कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकरण आ गए? तो अधिकरण आए क्यों, जरा ये देख लें, और अधिकरण है क्या ये भी देख लें। तो पहला हम शुरुआत करें, अधिकरण का अभिप्राय क्या है? अधिकरण का मतलब क्या है? दोस्तों, अधिकरण का सीधा मतलब होता है ये अर्ध न्यायिक संस्था है। अधिकरण का मतलब है क्वासी जुडिशियल बॉडी है। अगर एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इसका सीधा सा मतलब है इसमें आधे काम प्रशासन के हैं, आधे काम न्यायालय के हैं, अभी तो क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ट्रिब्यूनल का मतलब है क्वासी जुडिशियल बॉडी है। अब अगर इसमें आधे काम न्यायालय के, आधे काम प्रशासन के हैं, तो इसे आप कहेंगे सर ये बताओ इसे अर्ध प्रशासनिक क्यों नहीं कहा गया? तो आप याद रखो, जहां पर भी प्रशासन और न्यायाधीश दोनों बैठे वो अधिकरण होगा, लेकिन उसमें हमेशा प्राथमिकता न्यायाधीशों की ही होती है, इसलिए इसे अर्ध न्यायिक कहा गया। यानी अधिकरण अगर अर्ध न्यायिक है, इसका मतलब है इसमें अधिकरण में न्यायाधीश और न्यायाधीश के अलावा विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं जो न्यायाधीश नहीं होते। हो सकते हैं कि NGT में पर्यावरणीय विशेषज्ञ होंगे, प्रशासनिक अधिकरणों में कोई IAS ऑफिसर होगा। यानी अधिकरणों का विचार इसलिए अलग होता है कि न्यायाधीश और विशेषज्ञ इसमें दोनों बैठते हैं, नहीं केवल न्यायाधीश की संस्था नहीं है। अब यहीं से आपको न्यायालय अधिकरण में अंतर भी पता चल जाएगा। अगर अधिकरणों की विशेषता आप देखोगे तो न्यायालय अधिकरण में अपने आप आपको अंतर पता चल जाएगा। और दूसरी बात, अधिकरण क्या करते हैं, यानी प्रत्येक विशेषज्ञ मामलों के लिए अलग अधिकरण होता है। प्रत्येक विशेषज्ञ मामलों के लिए पृथक
अधिकरण का गठन किया जाता है। जितने विशेषज्ञ अलग मामले होंगे सबके लिए अलग अधिकरण होगा। और एक खास बात है, अधिकरण के द्वारा प्रक्रिया पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। विवादों को हल करने पर तो अधिकरण कोशिश करता है कि समयबद्ध रूप में विवादों का समाधान किया जाए। विवादों का समाधान किया जाए और प्रक्रिया के बजाय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए। प्रक्रिया के बजाय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रयोग किया जाए। अब आपको बच्चों बता दें, अगर हमारी न्यायपालिका में इतना बड़ा विलंब होता है तो हम केवल न्यायाधीशों को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। हमारे कानूनी पेचीदा कानूनी मामला ऐसा है, कानूनी दांवपेच ऐसा है कि न्यायाधीश चाह के भी किसी निर्णय में जल्दी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ कानून से देश चलता है, न्यायाधीशों से थोड़े। अब हम इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, हमारे प्रक्रिया इतनी गजब की है कि आप जौहरी एलबी कभी देखना, यानी इस बात की ही प्रक्रिया है कि गवाह कौन आएगा, यानी गवाह किसको बुलाओगे, यहाँ पर भी प्रक्रिया को फॉलो करना है। किस बात को गवाही नहीं लिया जाएगा, यहाँ भी प्रक्रिया को फॉलो करना है। बिना प्रक्रिया के तो न्यायपालिका आगे बढ़ती ही नहीं। तो न्यायाधीश चाहे भी तो विवाद को जल्दी तरीके से नहीं हल कर सकता। लेकिन प्राकृतिक न्याय का मतलब है दोस्तों, प्राकृतिक न्याय का अगर आपको याद होगा तो आपको मेनका गांधी केस में बताया होगा, लेकिन सिंपल से इसका फिर दोहरा दो। मतलब प्राकृतिक न्याय का मतलब है न्याय की भावना। प्राकृतिक न्याय का मतलब है जो न्याय का मूल तत्व है, कहीं लिखा नहीं गया है। प्राकृतिक न्याय हर न्याय के प्रिंसिपल में अंतर्निहित है। और सीधी सी बात है, न्याय का हर प्रिंसिपल क्या मानता है कि भाई जितना कोई अपराध करे उतना ही दंड दीजिए, ये न्याय का पहला प्रिंसिपल है। और दूसरी बात है, दंड देने वाली सत्ता आधिकारिक होनी चाहिए, यानी कानून के दायरे से बनी होनी चाहिए। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए, ये प्राकृतिक न्याय है। यानी कोई क्लास में लेट आया और हमने उसको मुर्गा बना दिया, ये प्राकृतिक न्याय नहीं है, क्योंकि हमने उसको कारण नहीं पूछा। हो सकता है बस की वजह से क्लास में लेट आ गया हो, तो बिना उसका पक्ष सुने, बिना उसका कारण सुने हमने किसी को दंडित कर दिया, ये प्राकृतिक न्याय की अवहेलना है, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। इसलिए बड़ी बात ध्यान में रखने की है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। और प्रक्रिया मतलब है भारतीय दंड संहिता, प्रक्रिया मतलब है सीआरपीसी, आपराधिक दंड संहिता, ऐसा प्रक्रिया है। हमें प्रक्रिया के चक्कर में नहीं पड़ना है, परिणाम। और इसीलिए कहा भी जाता है कि भाई परिणाम में न्याय त्वरित रूप में होना चाहिए, न्याय पारदर्शी होना चाहिए। अरे दोस्तों, जनता के लिए, आम जनता अगर सर्वोच्च है तो जनता के लिए न्याय होना चाहिए, न्याय के लिए जनता होनी चाहिए। इसलिए आप देखोगे अधिकरण का मतलब है इसमें न्यायाधीश और विशेषज्ञ दोनों शामिल होंगे। इसे जितने अधिकरण आप देखोगे उसमें हर फील्ड का विशेषज्ञ होता है। और अधिकरण इसीलिए बनाया कि प्रत्येक विशेषज्ञ मामलों के लिए अलग अधिकरण होगा। क्योंकि मान लो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अधिकरण होगा, वो अलग होगा, पर्यावरण के लिए होगा, अलग होगा, इनकम टैक्स के लिए होगा, अलग होगा। सबके विशेषज्ञ मामले हैं। और आप देखोगे कैसे समय के हिसाब से अधिकरणों की आवश्यकता इसीलिए पड़ेगी, समय के हिसाब से जो झगड़े की प्रकृति है वो चेंज हो गई। अब सवाल है, न्यायाधीश को आईपीसी सीआरपीसी में ट्रेनिंग है, अब न्यायाधीश को ये कहाँ पता है किसी सिविल सेवक का ट्रांसफर कैसे किया जाए, सिविल सेवक रूल कैसे है। तब सिविल सेवक के ट्रांसफर रूल को ज्यादा बेहतर समझ सकता है आईएएस ऑफिसर। तो इसीलिए हमने कहा कि प्रशासनिक अधिकरण में आईएएस को शामिल कर लें। पर्यावरणीय, अब आप देखोगे दोस्तों दुनिया में क्योटो प्रोटोकॉल, पर्यावरण के तमाम समझौते हो रहे हैं, इस मामलों में तो पर्यावरणीय विशेषज्ञ व्यक्ति ज्यादा अच्छा है। इसलिए हमने एनजीटी में क्या किया, न्यायाधीश के अलावा पर्यावरणीय विशेषज्ञ को शामिल कर लिया। और सीधी सी बात है, त्वरित न्याय हो, सस्ता न्याय हो, आम लोगों तक पहुंचे, ये अधिकरण का मतलब है। अगर ये अधिकरण है तो न्यायालय से इसका अंतर अपने आप आ जाता है। अगर ये अधिकरण है तो जुडिशरी और अधिकरण के बीच में अंतर अपने आप आ जाता है। क्यों भाई, न्यायालय क्या है, ये अधिन्यायिक संस्था थोड़ी है, ये तो पूर्ण न्यायिक है। और न्यायालय में केवल न्यायाधीश होते हैं। भाई न्यायालय का मतलब है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनपद न्यायालय। न्यायालय में तीनों है। तो अगर अधिकरण की मूल विशेषता आप देखेंगे तो न्यायपालिका से इसका अंतर अपने आप आ जाएगा। और स्वाभाविक तौर पर इसमें न्यायाधीश भी आएगा, फिर इसमें
न्यायालय सभी मामलों को हल करता है, तो ऐसा नहीं है कि न्यायालय अलग अलग मामलों के लिए अलग न्यायालय होता है। हमारे यहाँ विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत है। इसलिए अब देखो दोस्तों, अधिकरणों का विचार कहीं न कहीं फ्रांसीसी न्याय व्यवस्था के पास है, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के पास नहीं है। ब्रिटेन के लोगों ने कहा था भाई सब लोग विधि के समक्ष समान है, तो सब लोग एक ही न्यायिक व्यवस्था के सामने होनी चाहिए। फ्रांसीसियों ने कहा नहीं, अलग अलग मामले हो सकते हैं, तो अलग अलग विधियां भी बनाई जा सकती हैं, अलग अलग न्यायालय भी बन सकते हैं। इसे हम प्रशासकीय न्यायालय के मामले में प्रशासकीय न्यायालय के रूप में फ्रांस में जानते हैं। अब ये सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है, तो इसमें केवल न्यायाधीश होंगे और न्यायपालिका प्रत्येक मामले की सुनवाई करती है। अब यही तो विवाद है कि क्या प्रत्येक मामले की सुनवाई करने में न्यायपालिका सक्षम हो सकती है। भाई न्यायाधीश को तो ऐसा थोड़ी है प्रशासन का भी मामला पता हो, पर्यावरण का मामला पता हो, साइबर क्राइम का मामला पता हो, रियल एस्टेट का मामला पता हो। अब तो हर मामले में अलग अलग ट्रिब्यूनल आ रही है। इसीलिए और न्यायालय में क्या होता है, समय के बजाय प्रक्रिया को ध्यान में रखते हैं। न्यायालय में प्रक्रिया पर बहुत महत्व होता है। तो निर्णय भले ही 20 साल में आए, लेकिन प्रक्रिया को बाईपास नहीं किया जा सकता। प्रक्रिया को ध्यान में रखना पड़ेगा। और न्यायालय इसीलिए समयबद्ध रूप में न्याय नहीं दे पाता, तो स्वाभाविक रूप में न्याय महंगा भी हो जाता है और लंबित भी हो जाता है। इसे न्याय न केवल महंगा होगा, अपितु लंबित हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों प्रोसीजर ऐसा है, प्रोसीजर हमने ऐसा बना रखा है। और कुछ तो बड़ा मिसयूज भी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये बात कही गई है कानून में कि भाई कोई मामला हो तो पता चला उसमें बार बार स्थगन न लिया जाए। स्थगन का मतलब है कि वकील कह देगा कि आज हमारे सीनियर नहीं आए हैं, आज सुनवाई नहीं होगी, तो जज से अगली तारीख मांग लेगा और ये तारीख पे तारीख चलता रहता है। और हमारे यहाँ न्यायपालिका का तो यह हाल है कि मान लो हमारी तारीख पड़ी दोस्तों, हमने न्यायपालिका गया, मैं न्यायपालिका गया तो मेरा वकील नहीं आया, फिर तारीख अगली मिल गई। अगले दिन मैं गया तो मेरा वकील आया तो जज नहीं आया, अगले दिन तारीख मिल गई। अगले दिन वकील जज दोनों आए तो हड़ताल हो गई, अगले दिन तारीख मिल गई। तो ये आप समझ लो कि सालों में एक शायद एक आध बार तारीख आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए न्यायालय और अधिकरण में फर्क है, और हमने अधिकरण इसीलिए बनाया कि कम से कम मामले को प्रभावी तौर पर सुना जाए और मामले को जल्द से निपटाया जाए। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या अधिकरणों को भी उतनी ही स्वायत्ता है जितनी न्यायालय को है? और अधिकरण ऐसा तो नहीं कि अधिकरणों के बनने से न्यायिक स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है। तो अब जरा देखें, और अगर आप पूछेंगे तो इसका मतलब है, अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकरणों का निर्माण क्यों हुआ, तो भाई सीधा उत्तर इसी में है कि हर मामले को विशेषज्ञ रूप में सुना जाए, त्वरित रूप में सुना जाए, क्योंकि परंपरागत न्यायालय के सामने वैसे काम का बोझ ज्यादा है। परंपरागत न्यायपालिका हर नए मामलों को हल करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अब सवाल है क्या अलग अलग मामले आ रहे हैं। भाई रेरा आपने देखा होगा कि यानी रियल एस्टेट में जो मकान वगैरह बनते हैं उनके फील्ड को रेगुलेट करने के लिए हमें अलग कानून लाना पड़ा। तो जैसे जैसे ये कहा भी जाता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लोग कहते हैं जैसे जैसे जटिल समाज होता है, सभ्यता का विकास होता है, झगड़े भी बढ़ते चले जाते हैं। ये कमाल की बात है। लोग कहेंगे क्या सर क्या बात कर रहे हो, आज सभ्य समाज में झगड़े बढ़ने चाहिए कम होने चाहिए? तो आज के सभ्यता की परिभाषा अलग है। इसलिए अब देखो, गांधी बाबा इस आधुनिक व्यवस्था से चिढ़ते थे। गांधी बाबा कहते थे भाई ये कौन सा सभ्यता कहते हैं जहां लोग लड़ने को तैयार है। सभ्यता का मतलब है जहां प्रेम मोहब्बत हो, जहां सत्य न्याय की बात हो। जहां लोग लड़ने पे आमादा है, कौन सी सभ्यता है? इसलिए यहां मतांतर तो संभव है। अब जरा देखो दोस्तों, अब सवाल अगला है कि अगर ये अधिकरण है तो क्या अधिकरणों को उतनी ही स्वायत्ता है जितने न्यायालय को है? तो यहाँ पे दोस्तों आपको हम याद दिला दें, ऐसा दिखता है कि न्यायालय को स्वतंत्रता ज्यादा है, न्यायालय को स्वायत्ता ज्यादा है, अधिकरणों को स्वायत्ता थोड़ा कम है। कैसे? अब आप देखो, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम करता है, जनपद न्यायालय की नहीं। जनपद न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, और लेकिन उसमें उच्च न्यायालय की सहायता ली जाती है, तो वहां भी फेयर होता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम के द्वारा होती है, जबकि अधिकरण अधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। वैसे आप कहोगे सर यहाँ पे तो राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है, इन कुल मिलाकर कोलिजियम की प्राथमिकता होती है। अधिकरणों में कोलिजियम जैसी कोई बात है नहीं। दूसरा, न्यायालय को न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए संसद की आवश्यकता होती है।
संसद उन्हें प्रस्ताव पारित करके पद से हटाती है। जबकि यहाँ पे तो किसी अधिकरण के मेंबर को हटाना हो तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श किया जाता है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करके उन्हें अपने पद से हटा दिया जाता है। तीसरी बात है अब अधिकरण को आप देखो, इनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। जबकि यहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है। इनके वेतन भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित नहीं होते और स्वाभाविक रूप में है न्यायालय को तो अवमानना के आरोप में शक्ति भी प्राप्त है, अधिकरणों को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। और आप बात ध्यान में रख दें, जब हम न्यायालय की बात करते हैं दोस्तों, न्यायालय तो आपराधिक और सिविल दोनों मामलों को सुनता है। लेकिन बात ध्यान में रखने की है, जब हम न्यायालय की बात करते हैं तो न्यायालय आपराधिक मामले भी सुनता है और दीवानी मामले भी सुनता है, सिविल मामले भी सुनता है। जबकि अधिकरण तो केवल सिविल मामले सुनता है। बात ध्यान में रखने की है, अधिकरण कभी भी आपराधिक मामलों को सुनने के लिए नहीं बनाया जाता, क्योंकि आपराधिक मामले हम प्रक्रिया को बाईपास नहीं कर सकते। अधिकरण तो दीवानी मामले के लिए होता है, सिविल मामले के लिए होता है, जबकि न्यायालय दोनों मामलों के लिए होता है। ये तो केवल संपत्ति के विवाद, प्रशासन के विवाद, इसी से अधिकरण का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे इससे तो साफ दिखता है कि न्यायालयों की स्वायत्तता ज्यादा है और हमारे यहाँ तो न्यायालय केवल विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत है। जबकि अधिकरण सभी अधिकरण अलग अलग मंत्रालयों के अंतर्गत है। सभी अधिकरण अलग अलग मंत्रालयों के अधीन आते हैं। यानी एनजीटी पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आएगी, सेना का अधिकरण डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन आएगा। तो जितने अधिकरण हैं, साइबर क्राइम का अधिकरण सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में आएगा। तो अलग अलग मंत्रालयों के अधीन अधिकरण काम करते हैं और इन्हें तो स्वाभाविक रूप में अवमानना की शक्ति में दंड देने का आरोप है, इन्हें यह भी शक्ति नहीं है। तो कई बार आप देखेंगे अधिकरण को ऐसा लगता है कि थोड़ी शक्तियां कम है, इसीलिए दोस्तों अधिकरण को थोड़ी शक्तियां कम है, इसलिए लोग कहते हैं कि अधिकरण के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है। यानी हो क्या रहा है, अधिकरण बनाकर हम न्यायालय से मामले अधिकरण को ट्रांसफर कर रहे हैं। और अधिकरण के द्वारा क्या समस्या है, तो अधिकरण के लोग आलोचना क्यों करते हैं, अधिकरण के लोग इतने आलोचक क्यों हो गए हैं? तो आलोचक हैं दोस्तों इसलिए क्योंकि इससे पहली बात शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन हो रहा है। आप कहो कैसे, तो बच्चों आपको याद दिला दें, इससे शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन इसलिए हो रहा है, अरे भाई हमारे यहाँ तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सारे अंगों पर निगरानी रखने के लिए है, और यहाँ तो पता चला न्यायाधीश और कार्यपालिका के मेंबर एक ही साथ बैठ रहे हैं। यहाँ बड़ी समस्या आ गई। कार्यपालिका के सदस्य और न्यायाधीशों का एक ही साथ बैठना अपने आप में बड़ा असमंजसपूर्ण है। जबकि कहा जाता है अधिकरण तो स्वाभाविक रूप में ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। यानी कार्यपालिका और न्यायाधीश जब एक साथ बैठे, कौन किसको नियंत्रित करेगा? और दोस्तों इतनी बात तो हमारे यहाँ निदेशक तत्व के अनुच्छेद 51 में लिखी गई है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव किया जाएगा। अभी अलगाव तो छोड़ो, हम साथ साथ हैं। अभी हम साथ साथ हैं, कौन किस पर निगरानी रखेगा, पहली समस्या आएगी। तो शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन। दूसरी समस्या क्या है, न्यायालय की स्वतंत्रता की अवहेलना हो रही है। अब न्यायालय की स्वतंत्रता की अवहेलना कैसे हो रही है, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर मामले हम अधिकरण को ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर अधिकरण ना होता सारा मामला न्यायालय ही सुनता, लेकिन अधिकरण को शक्ति नहीं दे रहे जो न्यायालयों को है। तो ये तो आपके सामने लिखा है, अधिकरणों को वो स्वायत्तता बिल्कुल नहीं है जो न्यायालयों को है। न तो उनको अवमानना की शक्ति है, न उनके, और कई बार तो कहा भी जाता है अधिकरण के, दोस्तों ने कल भी आपको बताया था, वैसे जो प्रभावी वकील होता है तो न्यायाधीश ही बनने को तैयार नहीं है। अधिकरण में कौन जाएगा? तो पता चला रिटायरमेंट के बाद किसी का अधिकरण में नियुक्ति कर दी गई, तो
अब वो भी नौकरी काट रहा है, इसलिए कहा गया कि भाई ये तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से हम समझौता कर ले रहे हैं, और ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का आधारभूत ढांचा है। और इतना ही नहीं, इस पर यह भी आपत्ति लगाई जा रही है, अधिकरण का विचार, अधिकरण के विचार में बड़ी खामी है। और अधिकरण के विचार में खामी इसलिए है कि दोस्तों कहीं न कहीं हम कार्यपालिका को प्राथमिकता दे रहे हैं। अधिकरण के विचार में विशेषज्ञता के नाम पर हम न्यायपालिका से शक्तियों को ही हटा रहे हैं। यानी कुल मिला कहा जाता है ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ कोर्ट हो रहा है हमारे यहाँ। तो सारे ट्रिब्यूनल बना दो, न्यायपालिका सारे काम हटा दो और फिर आप इसको आगे बढ़ा दो। क्योंकि हो क्या रहा है कि अभी आप देखो, इससे सरकार और फिलहाल न्यायपालिका में एक मालूम जंग छिड़ी हुई है। सरकार एक नया विधेयक लेकर आ गई है और उस विधेयक में ये बात कह दी गई है कि अधिकरणों, उस विधेयक में बात कही गई है कि अधिकरणों के सामने जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला है वो चेंज करना चाहती है सरकार, उनकी सेवा शर्तें चेंज करना चाहती है। यानी कुल मिला के अधिकरणों को कार्यपालिका पर निर्भर बनाना चाहते हैं। तो अगर कार्यपालिका पर निर्भर हो गया अधिकरण, तब तो इसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये आलोचना है तो अधिकरणों का बचाव भी है दोस्तों। तो हमने एक बात तो आपको खास बनाया है, बार बार इस बात को हम रिपीट करते रहे कि दोस्तों देखो, जीवन में कभी परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता नहीं। आदर्श कल्पना है कि जीवन में सबसे अच्छा हमें मिले, लेकिन व्यवहार ये है कि जो कम खराब है वो मिल जाए। इससे हकीकत की आप आदर्श की कल्पना करोगे तो आप लोगों को लगा यार ये मिल जाए वो मिल जाए। हकीकत की बात है व्यवहार में जो कम खराब है वही मिल जाए। इसलिए अधिकरण की ये आलोचना क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो आलोचनाएं हम कर रहे हो सभी को पता है। और सच माने कोई भी दवाई खाओ उसके साइड इफेक्ट तो होते ही है, इसके बाद भी हम दवाई खाते हैं। दवाई इसलिए नहीं खाते उसका साइड इफेक्ट ज्यादा है, दवाई के साइड इफेक्ट कम है, एडवांटेज ज्यादा है, इसे हम दवाई खाते हैं। तो दोस्तों इसलिए हम इसका समर्थन अगर करें तो अधिकरण के पक्ष में कुछ बोले, समर्थन में क्यों बोला जा सकता है। पहला देखो दोस्तों, पहली बात, इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक अधिकरणों का अध्यक्ष न्यायाधीश ही होता है। ये बात ध्यान देने की है। तो ये ठीक बात है कि अधिकरणों में तो गैर न्यायिक सदस्य होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन वो विशेषज्ञ कभी अधिकरण का अध्यक्ष नहीं होगा। अधिकरण का अध्यक्ष न्यायाधीश ही होगा। तो ये फिर कहना ठीक नहीं है कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। दूसरा, अधिकरणों का निर्णय, अधिकरणों से अपील, अधिकरणों से अपील उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के लिए होती है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के लिए होती है। इसलिए आप याद रखो दोस्तों, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को हमने कम नहीं किया है, अंतिमतः न्यायालय का नियंत्रण बना ही हुआ है, अधिकरणों पर न्यायालय का नियंत्रण बना हुआ है। क्योंकि कुल मिलाकर अधिकरणों का अध्यक्ष न्यायाधीश होगा, अधिकरणों के अपील उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में होते ही होते हैं। तो न्यायालय की शक्ति कैसे खत्म हो गई कि न्यायालय शक्ति खत्म हो गई, ये बात बहुत तार्किक नहीं है। और इसलिए कहा भी जाता है कि देखो, जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हो, अरे दोस्तों आपको याद दिला दे, अरे ठीक है हाथ पैर सबके काम अलग है शरीर में, सेपरेशन ऑफ पावर तो ठीक है, लेकिन अब पता चला कि हाथ से पैर को पीटने लगो, सेपरेशन ऑफ पावर के साथ सामंजस्य भी तो होना चाहिए। और जरा देख लो दोस्तों, आज की दुनिया रिमिक्सिंग का है। आज की दुनिया कैसी है? रिमिक्सिंग की। अब आज के फैशन के दौर में शुद्धता की गारंटी अब मत करिए, इसे रिमिक्सिंग की दुनिया है। इसका मतलब है कि भाई कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के पूरक में भी तो काम कर सकती है। कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे के पूरक और सामंजस्यपूर्ण रूप में काम कर सकती है। क्योंकि दोस्तों सवाल कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का नहीं है, सवाल सामाजिक न्याय का है। सवाल सामाजिक न्याय का है, आम जनता की इच्छाओं को पूरा करने का है। इसलिए सवाल कार्यपालिका, न्यायपालिका तो माध्यम है डेमोक्रेसी में। उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय। उद्देश्य क्या है? आम जनता कल्याण। उद्देश्य सामाजिक न्याय, आम जनता कल्याण। इसलिए ये कहना कि ये शक्ति पृथक्करण का विरोधी है, हकीकत की बात है दोस्तों। कठोर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जीवन में लागू नहीं होता और व्यवहारिक भी नहीं होता।
इसलिए हमने अधिकरणों को अपनाया है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं रिफॉर्म की आवश्यकता उसमें लगातार होती रहती है। इसे कहा भी जाता है सभी अधिकरणों को केवल विधि और न्याय मंत्रालय के जिम्मे कर दिया जाए, ऐसे कही जाती है बातें। उसमें भी सरकार विचार कर रही है। तो ये अधिकरणों का पूरा विचार है। अब जरा देखा जाए अधिकरणों के साथ लोक अदालत का विचार क्या है। अधिकरणों के साथ जरा लोक अदालत देखें। अब हमने एक अधिकरण देखा, दूसरा लोक अदालत। अब देखो दोस्तों, लोक अदालत भी एक अलग अलग अदालत है और हकीकत की बात है कि लोक अदालत का विचार आया कहां से। व्यवहारिक रूप में यह शुरू हुआ 1982 से, गुजरात से। और आप जानते हो गुजरात और खास तौर पर उस समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, PN भगवती, इन लोगों ने न्याय प्रणाली को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो और हुआ क्या 1987 में संसद ने कानून बनाकर, यानी लोक अदालतों का व्यवहारिक पूरे गुजरात में पहले से हुआ, कानून बाद में बना। लोक अदालतों की शुरुआत पहले से हो गई, कानून बनाया गया लीगल अथॉरिटी फॉर सर्विसेज एक्ट, नहीं, नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट, जिसे हम नालसा के रूप में भी जानते हैं, यानी वैधानिक सेवा की राष्ट्रीय अधिकारिता अधिनियम। वैधानिक सेवा का राष्ट्रीय अधिकारिता अधिनियम। वैधानिक सेवा का राष्ट्रीय अधिकारिता अधिनियम नालसा, नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट नालसा। अब नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट आया और नालसा का प्रावधान आया, तो स्वाभाविक रूप में पहली बार हमने लोक अदालतों को वैधानिक स्थान दे दिया। इसका मतलब अब विधि के द्वारा लोक अदालतें बन गई। अब विधि के द्वारा हमने लोक अदालतों का निर्माण कर दिया। और एक खास बात है, अब जब विधि के द्वारा लोक अदालतें बन गई तो लोक अदालत है क्या। सवाल है कि लोक अदालत है क्या। दोस्तों, अदालत और लोक अदालत में अंतर करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जिससे आप अदालत कहते हैं वो कौन सा अदालत है? उच्चतम न्यायालय। जिसे आप अदालत कहते हैं कौन सा अदालत है? उच्च न्यायालय। और वो कौन सा अदालत है? जनपद न्यायालय। यही तो अदालत है जो पढ़ चुके हैं, जिसे हम सामान्य अदालत कहते हैं। लेकिन अब सवाल है लोक क्या है, गड़बड़ी क्या है दोस्तों। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनपद न्यायालय में समस्या मैंने आपको बता दी है। इन न्यायालयों की समस्या क्या है? क्योंकि यहाँ पे प्रक्रिया बड़ी हावी है, पैसा बहुत ज्यादा है, प्रक्रिया है, न्याय महंगी है, न्याय प्रणाली बड़ी महंगी है, न्याय लंबित है। यानी इसका मतलब ऐसा लगता है कि न्यायालय वकीलों और जज के लिए ज्यादा है, आम लोगों के लिए कम। यही तो लोग से, लोग का मतलब है कि अदालत लोगों के लिए है, लोक अदालत के लिए नहीं है। और डेमोक्रेसी फिलॉसफी तो यही है, जहां लोगों का शासन हो, लोगों की बात सुनी जाए, वही तो लोकतंत्र है। तो अब आप देखोगे लोक अदालत का मतलब क्या है, यह अदालतें लोक कब हो जाएंगी। आप याद रखो, यही जनपद अदालत, यही उच्च न्यायालय, यही उच्चतम न्यायालय लोक बन जाएगा। लोक अदालत कहीं अलग से नहीं आती, बात ध्यान में रखने की है। यही अदालतें हमारे लोक बन जाती हैं। लोक कब बन जाएगी? लोक से क्या मतलब है कि जहां फीस की आवश्यकता ना हो, जहां निःशुल्क न्याय मिलता हो, जहां प्रक्रिया नहीं, प्रक्रिया मैंने CRPC IPC प्रक्रिया नहीं, अपितु न्याय पर बल है, अपितु परिणाम पर बल है। मामले को हल करो यार, अपितु परिणाम पर बल है। पता चला कि जिस जमीन के लिए झगड़ा कर रहे हैं उस जमीन की कीमत है ₹1,00,000 और मुकदमे में खर्च कर दिए ₹5,00,000। ये तो न्यायालय का हाल है।
और गांव के बहुत सारे लोग आप देखोगे न्यायालय के चक्कर में जो बची कुछ जमीन थी वो बेच दी है। इसका मतलब क्या है? अरे दोस्तों, जब प्रक्रिया हो जाएगी तो न्याय हो जाएगा, प्रक्रिया हटा दो लोक हो जाएगा। इसका मतलब लोक अदालतें कैसे चलती हैं? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर, जो हमने अधिकरण में ही बताया था। इसमें क्या होता है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। इसीलिए दोस्तों, इसमें आईपीसी सीआरपीसी नहीं है, इसमें सीधा मामला है उसमें। और ध्यान देने की बात है, ये वही जज होगा जो न्यायालय में बैठता है। जज वही है, जरा सोच के देखो। इसलिए हम जज की आलोचना नहीं कर सकते, वही प्रक्रिया से बधा हुआ है। यहाँ पे सीधा है, जैसे कि अब लोक अदालत में कौन मामला सौंपा जाएगा? अब मान लो कि दो लोग लड़ रहे हैं न्यायालय में, अब लड़ते लड़ते 25 साल हो गया, अब 25 साल में कोई फैसला मिला नहीं, तो फिर उनसे जज पूछेगा कि भैया आप मामला लोक अदालत में ला सकते हो? और यही न्यायालय एक हफ्ते में एक दिन लोक अदालत के रूप में काम करेगा। आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा, राष्ट्रीय लोक अदालत दिवस, इन्हें महीने 2 महीने में एक बार जरूर ऐसा न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आएगा। उस दिन तीनों न्यायालय लोक अदालत के रूप में काम करेगा। उच्चतम न्यायालय के सामने जो मामले हैं, उच्चतम न्यायालय लोगों से पूछ लेगा कि भाई लोक अदालत मामला ले आ सकते हो, क्योंकि लोक अदालत में मामला आपसी सहमत से जाता है पहला, और लोक अदालत के निर्णय से कोई अपील नहीं होती दूसरी। ये बात बहुत ध्यान रखने की है, लोक अदालत के सामने कोई अपील नहीं होती। और आपको ये भी दिला दें, आपराधिक मामले लोक अदालत में नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना हमारे यहाँ ऑल्टरनेटिव जुडिशियल सिस्टम है वो गैर आपराधिक मामलों के लिए है। आपराधिक मामला, क्योंकि हम प्रक्रिया वहां खत्म नहीं कर सकते, प्रक्रिया खत्म करेंगे न्याय हो जाएगा, फिर तो शक्तिशाली कोई न्याय मिल जाएगा। तो उसमें एक काम करते हैं कि हम कोर्ट की सुनवाई डेली बेसिस पे कर देते हैं, जिसे कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। बात ध्यान रखना, क्रिमिनल मामले में हमेशा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनता है, आपराधिक मामले में वही फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब वही डिस्ट्रिक्ट जज है। लेकिन फास्ट ट्रैक कब हो जाएगा भाई? पैसेंजर ट्रेन भी उसी पर ट्रिप चलती है, फास्ट ट्रेन भी उसी पर ट्रिप चलती है। दोनों में फर्क क्या है? पैसेंजर ट्रेन हर 2 किलोमीटर पर रुक रही है और फास्ट ट्रेन दंदना की चल रही है। इसीलिए आप देखो, जब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनता है तो वो क्रिमिनल मामला होगा, आपराधिक मामला होगा। लोक अदालतें सिविल मामले को हल करती हैं, सिविल मामले को हल करती है। इसलिए दोनों पक्षों में सहमति होगी, दोनों पक्ष राजी हो जाएंगे कि भाई हम अपना मामला लोक अदालत के सामने रख दें, और जज बैठेगा। और सामान्य लोक अदालतों में एक सामाजिक कार्यकर्ता को बैठाने की जरूरत होती है, न वकील न पैसा। अच्छा बच्चों, बस एक बात याद रखना, सिद्धांत व्यवहार में कई बार फर्क होता है। अब व्यवहार में तो इसमें यहाँ भी वकील आ गए हैं, व्यवहार में तो वहां भी वकील आ गए हैं, लेकिन सिद्धांत ही कहता है कि लोक अदालतों में कोई मामला व्यक्ति अपने से पैरवी कर सकता है और उसे निःशुल्क न्याय मिलेगा, और प्रक्रिया नहीं होगी, वकील नहीं होगा, तो वही अदालत क्या बन गई? लोक। ये तरीका अपना 87 से, ये विचार 87 से आया, तो इसलिए अदालत ही लोक अदालत बन जाती है। दूसरी बात, आप कहोगे सर कि स्थायी लोक अदालत भी है, तो आपको याद दिला दे। देखो बच्चों, स्थायी लोक अदालत 2002 में इस एक्ट में संशोधन किया गया, तो 2002 में संशोधन के बाद स्थायी लोक अदालत का विचार भी आया। यानी जो ये लोक अदालतें हम आपको बता रहे हैं, ये तो हफ्ते में एक दिन काम करेंगी, बाकी दिन वैसे कोर्ट के रूप में काम करेंगी। एक दिन हफ्ते में लोक अदालत बन जाएंगी, वही न्यायालय होगा, वही जज होगा, और मामले को दनादन निपटा दिया जाएगा। इसे कहा भी जाता है लंबित मामलों को हल करने के लिए लोक अदालतें बड़ी कारगर हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्थायी लोक अदालतें कहाँ बन सकती हैं, जनपद न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय पर, तो बच्चों जवाब यही होगा जनपद न्यायालय। क्योंकि राज्य में 2 उच्च न्यायालय नहीं हो सकता, एक उच्च न्यायालय की बेंच हो सकती है, सर्किट बेंच भी हो सकती है। अच्छा, सर्किट बेंच कौन होती है? जहां उच्च न्यायालय कभी कभार जाता है, न्यायाधीश सुन के मामले चले जाता है, जैसे पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार आइलैंड, जहां कोलकाता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच है। वहीं वहां परमानेंट न्यायाधीश नहीं बैठते, कहीं छुट्टी उट्टी मनाने गए, कोई जनसंख्या कम है, 3 लाख की जनसंख्या है, झगड़े कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो मान लो कि 2-4 झगड़े हुए तो गए, हल करके चले आए, इसे सर्किट बेंच कहते हैं। इसका मतलब लोक अदालतें केवल, स्थायी लोक अदालतें केवल जनपद स्तर पर निर्मित होंगी, याद रखना। जनपद न्यायालय के स्तर पर ही स्थायी लोक अदालतें बनती है। तो 2002 से संशोधन हो गया कि अब लोक अदालतें हफ्ते में एक दिन काम नहीं करेंगी, महीने में एक दिन नहीं, अब भी तो रोज रोज काम करेंगे, हफ्ते में 6 दिन काम करेंगे, 5 दिन काम करेंगे। अब लेकिन दोस्तों फिर वही बात है कि लोक अदालत तो बन गई, लेकिन सवाल है पैसा तो आना चाहिए।
अरे लोक अदालत तो बन गई सरकार के पास। देखो दोस्तों, अदालतों हमारे यहाँ आज भी जनपद न्यायालय उसके नीचे की अदालत की स्थिति खराब इसलिए है, बिल्डिंग पुरानी है, सरकार के पास पैसा कम है, सरकार एलोकेशन कम करती है पैसे का। अब सरकार कम पैसा एलोकेशन करेगी तो फिर तो लोक अदालत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोक अदालतों का विचार हो गया, स्थायी होगा, लेकिन आपने बहुत कम जगहों पे देखा होगा स्थायी लोक अदालतों का विचार। और ये फिर आपको बता दें कि किन मामलों की सुनवाई करते हैं। लोक अदालतों का निर्णय बाध्यकारी होता है, यानी इसके निर्णय से अपील नहीं होती, क्योंकि मामले को हल करना है, फंसाना नहीं है। निर्णय बाध्यकारी होता है, इसीलिए आपसी सहमत से मामला लाया जाता है। भाई दोनों पक्ष आपस में सहमत है, क्योंकि पता चला दोनों पक्ष परेशान है, 25 साल से कचहरी में आ रहे हैं और 25 साल से पैसा खर्चे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमारा जीवन बना था क्या, केवल लड़ते रहेंगे, लड़के ही जीवन बिताएंगे। इसीलिए हम लोक अदालतों का विचार लाए। लेकिन ये कई बार टेक्निकल मामले हमें थोड़ा उलझा देते हैं। अब कई बार हो सकता है जिसने पढ़ा हो उसको ये भी पता हो कि लोक अदालतें, देखिए हमारे पास लोक अदालतें सिविल मामले हल करती है, हमने बार बार आपको रिपीट किया है। लोक अदालतों का मूलतः आपराधिक काम नहीं है, सिविल वाद हल करती है। लेकिन आप जानते हो आपराधिक मामले दो प्रकार के होते हैं, कॉग्निजेबल तथा नॉन कॉग्निजेबल। एक संज्ञेय अपराध तथा असंज्ञेय अपराध। जो नॉन कॉग्निजेबल हो, थोड़े छोटे मोटे अपराध होते हैं। अब जैसे किसी ने किसी को लाठी मार दिया, तो क्रिमिनल ऑफेंस तो है लेकिन संज्ञेय नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है। ऐसे नॉन कॉग्निजेबल छोटे मोटे विवाद को भी लोक अदालतों के सामने लाया जा सकता है। लेकिन इससे लोक अदालत का मूल कैरेक्टर नहीं बदलेगा। लोक अदालत का मतलब है सिविल मामले को हल करने के लिए ही। और खास तौर पर यह बात ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि टिक करने को आ जाए लोक अदालतें हैं सिविल के लिए या क्रिमिनल के लिए, तो आप कहोगे सिविल मामले के लिए। और ये भी लॉजिकल है, जहां प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाएगा वो आपराधिक मामले बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो सिविल मामले ही में होगा। अब आप कहोगे सर लोक अदालत और नालसा क्या एक ही चीज है? तो बस थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। नालसा लोक अदालत में और एक्ट तो एक ही है, लेकिन लोक अदालत और नालसा में थोड़ा सा अंतर है। तो आप कहोगे सर नालसा क्या है? तो नालसा में दोनों बातें हैं। एक तो निःशुल्क न्याय का प्रावधान है, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को, वंचित व्यक्तियों को न्यायालय में निःशुल्क न्याय प्रदान किया जाएगा। और दूसरी नालसा में दूसरा प्रावधान है लोक अदालत का। नालसा से दोनों आता है। और नालसा का जो मुख्य चीफ पैटर्न होता है वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। और जैसे एक होता नालसा, वैसे प्रत्येक राज्य का सालसा है, स्टेट अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट। प्रत्येक राज्य में सालसा है, तो उस सालसा का जो चीफ ये है पैटर्न, मुख्य पैटर्न होता है संरक्षक, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो नालसा की जिम्मेदारी पूरी कार्यवाही करता है। और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य का मुखिया होता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वो राज्य लीगल सर्विस अथॉरिटी का हेड होता है, और उसके अंतर्गत जनपद न्यायालय होता है। तो ये नालसा का क्रम है कि पहले उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसका पैटर्न होता है, राज्य यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसका राज्य का प्रमुख होता है कि राज्य में किस तरीके से निःशुल्क न्याय दिया जाए। और दोस्तों क्योंकि समस्या ये है कि लोक अदालतें क्या मामला होती है, लोक अदालतें तो सिविल मामले के लिए है। तो सवाल है कि कोई गरीब आदमी, ठीक है निःशुल्क न्याय मिल गया, चट मंगनी पट पे आए, कहावत है भाई, अमेरिका में कहावत है जुम्मा टू जुम्मा, जुम्मे के दिन आइए अगले जुम्मे के दिन न्याय लेके जाइए। हमारे थोड़ा गड़बड़ मामला है। इसलिए आप देखेंगे लोक अदालतों का विचार क्या देता है। लोक अदालतों का विचार कह रहा है कि सिविल मामले को हल करिए। तो इसका मतलब कोई गरीब व्यक्ति है, कोई वंचित व्यक्ति है, गरीबी रेखा के नीचे है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अल्पसंख्यक है, क्योंकि न्यायालय में इनके मामले बड़े हैं, इनके लिए निःशुल्क न्याय दिया जाएगा। तो जिनकी भी आय 5 लाख रुपए से कम है, वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, उनके लिए बाकायदा निःशुल्क न्याय दिया जाएगा, चाहे जनपद न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे उच्चतम न्यायालय हो। यानी उनके लिए वकील किया जाएगा, निःशुल्क न्याय दिया जाएगा। ये नालसा काम है। तो नालसा और निःशुल्क न्याय का सीधा मतलब है कि आपराधिक मामले में तो हो ही सकता है,
और सिविल मामले में भी हो सकता है, दोनों मामले में निःशुल्क न्याय दिया जाएगा। हाँ, अगर कोई मामला लोक अदालत लेकर चलाया तब तो मामला हल हो गया। और जैसे उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे नालसा का हेड है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सालसा। स्टेट अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट तो राज्य की भी अधिकारिता है, और सारे जनपद न्यायालय उच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करते हैं। अब ये बात हो सकती है कि देखिए लोक अदालत दोस्तों बन गई है, लेकिन थोड़ा सा हमारे यहाँ देखो अभी भी जो एडवोकेट एक्ट है 1961 का, अब हमारे यहाँ थोड़ा वकील भी इसको आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते, लोगों की जागरूकता भी कम है, संसाधन भी कम है। इसलिए न्यायिक सुधार बहुत बड़ा विषय है दोस्तों, क्योंकि जब हम न्यायिक सुधार नहीं करेंगे, अगर त्वरित न्याय नहीं होगा, तो आप सोचो जरा कि हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस की बात फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो गुड गवर्नेंस का पहला पार्ट है त्वरित न्याय। तो सारे काम इसलिए तो हो रहे हैं, चाहे अधिकरण हो, चाहे लोक अदालतें हों, जिससे हम न्यायालय के कार्य का बोझ भी घटा रहे हैं। इसे अगर आप कहो कि भारत में त्वरित न्याय कैसे हो, केवल न्यायाधीशों संख्या बढ़ाने से नहीं होगा, ये सब उपाय भी अपनाने से होगा। प्रक्रिया हल्की की जाए, लोक अदालतों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे हम त्वरित न्याय पैदा कर सके, तभी दोस्तों निवेशक भारत में आएंगे। नहीं पता चला भाई जहां व्यापार बढ़ेगा वहां झगड़े भी होंगे, तो झगड़े होंगे त्वरित समाधान किया जाए। इस त्वरित समाधान के लिए एक अगला आइडिया आया। अब हम अगली न्यायपालिका में बात करेंगे दोस्तों। हमने दो बात कर लिया, अधिकरण और लोक अदालत। हमने अधिकरण बात कर लिया, लोक अदालत बात कर लिया। अब हम देखेंगे सुलह और मध्यस्थता। तो हमने दो बातें भी देख लिया, एक तो अधिकरण क्या होता है पहला, दूसरा लोक अदालत क्या होता है। बस आपको कंपैरिजन ये बता दें कि लोक अधिकरण में कोई सहमति मामला नहीं होता, अधिकरण के निर्णय से अपील का प्रावधान हमेशा होता है। अधिकरण तो हर मामले के लिए विशेषज्ञ होता है, लोक अदालतें हर मामले के हिसाब से नहीं बनती। लोक अदालतों में जैसे मान लो कि बाइक का चालान हो गया है, और हमारे यहाँ दोस्तों इतना अजीब सा कानून है कि बाइक का चालान हुआ, हमें जमा करना 100 रुपए में, उसके चक्कर में 1 हफ्ता हमें दौड़ना पड़ा। तो भाई उसके लोक अदालत लग जाएगी, भाई 100 रुपए जमा किया, 2 मिनट बाइक लेकर निकल गए। इसलिए लोक अदालतों का प्रावधान किया गया है कि न्याय आम जनता के दरवाजे पर पहुंचना चाहिए, इसलिए जस्टिस चौपाल पर होनी चाहिए, आम आदमी को भागते भागते जनपद न्यायालय जाने की आवश्यकता न पड़े। अब हम तीसरे वैकल्पिक न्याय प्रणाली की बात करेंगे, जिसे सुलह और मध्यस्थता कहा जाता है। अब एक नया तरीका है दोस्तों, और कई अगला है सुलह एवं मध्यस्थता। आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन। सुलह और मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन और रिकंसिलिएशन, ये मामला है। अब सवाल है, अगर आर्बिट्रेशन रिकंसिलिएशन यही अभिप्राय है, तो अब देखो दोस्तों इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी 1996 से। ये आर्बिट्रेशन रिकंसिलिएशन संसदीय अधिनियम आया। इसका मतलब है, ये बात तो ऐसे भी स्पष्ट है कि हमारे यहाँ इसका प्रावधान संविधान में नहीं था। आप पूछोगे सर लोक अदालतों का प्रावधान संविधान में था, तो देखो दोस्तों लोक अदालतों का प्रावधान भी संविधान में नहीं है, लेकिन निदेशक तत्व के आर्टिकल 39 में ये तो लिखा गया है निःशुल्क न्याय प्रदान किया जाएगा। उसको क्रियान्वित करने के लिए मैं लोक अदालत का विचार बना। अब यहाँ निदेशक तत्व को जोड़िए, और अनुच्छेद 14 में यह भी लिखा गया है कि भाई हर व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा। तो दोस्तों विधि के समक्ष समानता से क्या मिलेगा, अरे हमें न्यायपालिका में पहुंचने का अधिकार तो मिले। इसलिए कहा जाता है कि लोक अदालत का विचार कहीं न कहीं संविधान को व्यवहारिक रूप में लागू करता है, लेकिन आर्बिट्रेशन रिकंसिलिएशन की बात तो संविधान में कहीं है ही नहीं है। और दोस्तों उदारीकरण की दुनिया है। अच्छा भी दिलचस्प मामला है, उदारीकरण की दुनिया में न्याय प्रणाली कैसे बदल रही है, और ये भी मामला है कि उदारीकरण की दुनिया में व्यापारिक विवादों को हल करने पर बड़ी प्राथमिकता है। हमारे उदारीकरण के बाद व्यापार बढ़ रहे हैं, व्यापार के झगड़े आपस में आ रहे हैं, और आप जानते हो अगर व्यापार के झगड़े जल्दी नहीं हल हो गए तो मामला गड़बड़ होगा, तो निवेशक प्रभावित होते हैं उससे। इसलिए ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों। देखो जब अंग्रेज हमारे यहाँ भारत में आए तो हम ऐसे ही मामले हल करते थे। हमारे यहाँ ऐसा कोई थोड़ी था कि कोई कोर्ट पहन के आया हुआ है, कोर्ट हमने बना दिया, वकील बना दिया, प्रक्रिया बना दी। ये सारा मामला अंग्रेजों से ही तो लिया। हकीकत की बात है कि पहले हम चौपाल पर बैठ के ऐसे झगड़े हल कर देते थे, और आज भी आप जाओगे हरियाणा जैसे राज्यों में जो खाप पंचायत है वो ये काम तो करती है।
ये खाप पंचायत कई बार विवादों में इसलिए आ गई कि कुछ ऐसे मामले आ गए जहां पे लोगों को दंडित कर दिया। खाप पंचायत का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और दोस्तों कई बार ये कहा भी जाता है कि जब विदेश से कोई चीज आती है, अरे हकीकत की बात है कि जब हम न्यायपालिका में ऐसे सुनवाई करते थे तो अंग्रेज हमारे यहाँ न्यायिक सिस्टम लेकर आ गए और हमें लगा ये क्या कमाल का सिस्टम है यार, ये तो विदेशी सिस्टम है, हम तो चौपाल में बैठ के नहीं करते थे। और हकीकत की बात दोस्तों, आर्बिट्रेशन रिकंसिलिएशन आपको कितना भी आकर्षक क्यों लगे, है तो वही चौपाल पे न्याय। अब भारी भारी शब्दों के प्रयोग से ऐसा लगता है कि अरे कुछ बड़ी कोई कमाल की बात है। अरे दोस्तों, आर्बिट्रेशन रिकंसिलिएशन का सीधा सा मतलब है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लो। कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कैसे होगा? आपस में समझौते पे, सहमत पे। यही तो गांव के लोग क्या करते थे, 5 बड़े सरपंच बैठे, बुजुर्ग लोग बैठे, मामले को हल कर दिया। इसलिए मध्यस्थता सुलह अधिनियम कब आ रहा है? 96 में। और आप जानते हो 96 का मतलब है ये उदारीकरण, भूमंडलीकरण के बाद का दौर है। 91 में हमने उदारीकरण की नीति अपनाई। उदारीकरण की नीति अपनाने से व्यापारिक विवाद बढ़े और व्यापारिक विवाद जल्दी हल नहीं होंगे तो निवेश प्रभावित होंगे, निवेश भी प्रभावित होगा। और इतना ही नहीं, अब आप देखोगे और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ न्यायालय के सामने पहले से विवादों का बोझ है और ये आर्थिक मामले हैं, न्यायालय के लिए पूरा एक्सपर्ट भी नहीं है। इस वजह से व्यापारिक विवाद बढ़े और हमारे यहाँ परंपरागत न्यायालयों पर पहले से ही काम का बोझ ज्यादा है। पर काम का बोझ ज्यादा है, इसलिए हमने एक नया तरीका लाया, आर्बिट्रेशन। और आजकल शहरों में खूब चल रहा है, जगह जगह पे होर्डिंग लगी होती है कि विवाद के लिए मध्यस्थता समिति से मिले, विवाद के लिए मध्यस्थता समिति से मिले। तो इसलिए ये प्रावधान आया क्यों, कॉन्टेक्स्ट हमने बता दिया कि 96 में आया। और सुलह मध्यस्थता का जो पहला कानून था, यद्यपि उसमें 2015 में अमेंडमेंट किया गया, अभी फिर 2019 में फिर अमेंडमेंट किया गया। इसका मतलब है कि इसका बड़ा महत्व है, लगातार महत्व इसका बढ़ रहा है, लगातार इसमें संशोधन आ रहे हैं। और आर्बिट्रेशन का मामला तब और भी लाइमलाइट में आया जब देखो दोस्तों, राम जन्मभूमि मामले को हल करने के लिए एक आर्बिट्रेशन का सहारा लिया गया। उससे आपने देखा होगा कि जो राम जन्मभूमि के मामले को हल करने के लिए जिन लोगों को सुलह में बनाया गया था, मध्यस्थता में बनाया गया, तो उसमें थे श्री श्री रविशंकर, भाई कोई जज तो थे नहीं। इसका मतलब है कि मध्यस्थता का तरीका होता है कि जरूर थोड़े जज ही हो, जज भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है, विशेष से संबंधित कोई विशेषज्ञ भी हो सकता है, लेकिन पर्पज एक था, पर्पज बिल्कुल वैसा था। यानी सुलह मध्यस्थता का मूल उद्देश्य क्या था? विवादों का त्वरित समाधान। एक ही पर्पज है दोस्तों, स्पीडी जस्टिस, विवादों का त्वरित समाधान, विवादों का समयबद्ध रूप में समाधान। अच्छा, आप याद रखिए, विवादों का त्वरित समाधान, समयबद्ध रूप में समाधान, प्रक्रिया के बजाय परिणाम पर बल। प्रक्रिया के बजाय परिणाम पर बल। हाँ, बस एक बात ध्यान देने की है, आप कहो सर ये सब तो बातें लोक अदालतों जैसी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने की है दोस्तों, चाहे लोक अदालत हो, लोक अदालत का काम है कि निःशुल्क न्याय प्रदान करना। यहाँ पे पैसे वाला मैटर नहीं है। देखो जो व्यापारिक घराने हैं, भाई व्यापारिक जो विवाद होता है वहां पैसे वाला मैटर नहीं होता, पैसा देने को तैयार है, उनके समय की कीमत बहुत ज्यादा है, पहली बात। और दूसरा, उनका विवाद है तो सार्वजनिक रूप नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप देख रहे हो अडानी के बारे में रिपोर्ट किया गई, अडानी के शेयर पूरे धड़ाम हो गए। तो व्यापारिक विवादों पर यह भी बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है कि पब्लिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे तो उनकी पूरी इमेज खत्म हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे पैसे का मामला नहीं, निःशुल्क न्याय। लोक अदालत में क्या है? निःशुल्क न्याय। यहाँ पे मामला है त्वरित रूप में हल हो, परिणाम पे ज्यादा बल हो। और आप कैसे आर्बिट्रेशन में जाएंगे? 2 तरीके हैं, या तो अब 2 कंपनी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 कंपनी कोई समझौता हुआ, उस समझौते में लिख ही दिया गया भाई हमारे आपस में कोई विवाद होगा तो हम आर्बिट्रेशन के लिए कोर्ट में जाएंगे, यानी कंपनी के समझौते में ही बात लिख दी गई, पहली बात। या दूसरा, अब न्यायालय में कोई मामला चल रहा है
तो खुद उनसे पूछा जाए कि भाई आप आर्बिट्रेशन में जाओगे, दूसरा मामला है जहां पूछा जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है दोनों तरीके। अब जैसे कि हमने यहाँ पे आप देखोगे लोक अदालत का मामला है, जैसे लोग कोई मामला चल रहा है तो हम पूछ सकते हैं भाई लोक अदालत में जाओगे, और यहाँ आर्बिट्रेशन में बस फर्क यह है आर्बिट्रेशन के निर्णय से अपील का रास्ता खुला होता है। लोक अदालतों के निर्णय से भाई आर्बिट्रेशन के निर्णय से सेटिस्फाइड आप नहीं है तो अपील के लिए आप जाइए। लोक अदालतों का पर्पज ऐसा नहीं है, इसलिए आप देखेंगे आर्बिट्रेशन बड़े बड़े मामले आते हैं, भाई बड़े बड़े व्यापारी घरानों के मामले आते हैं। इसका मतलब है, और आप देखोगे 96 में अमेंडमेंट हुआ, 2015 में हुआ, अभी 2019 में हुआ। तो आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, यानी न्यायालय के बाहर किसी मामले को हल करने ना। तो दोस्तों कोर्ट में होता क्या है? प्रक्रिया है। कोर्ट में होता क्या है? सब समय है। कोर्ट से हम बाहर जाना चाहते हैं, क्यों? प्रक्रिया, समय, इन सबको शॉर्ट करना चाहते हैं, त्वरित रूप में हम समाधान चाहते हैं। भाई आउट ऑफ कोर्ट में, कोर्ट में जाने का मतलब प्रक्रिया, कोर्ट में जाने का मतलब समय। पैसा यहाँ बड़ा इशू नहीं है क्योंकि व्यापारी विवाद है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में क्या होता है? मध्यस्थों की नियुक्ति होती है। न्यायालय मध्यस्थों की नियुक्ति कर देगा और मध्यस्थ निर्णय देंगे। बस आर्बिट्रेशन रिकंसिलिएशन में बस एक अंतर इतना है कि कई बार एक तरीका हो सकता है जो मध्यस्थ होगा विवाद में शामिल दोनों पक्षों को 3 विकल्प दे देगा। अब मान लो कि बात को सामान्य तरीके से कहा जाए, भाई अनिल अंबानी मुकेश अंबानी बीच में झगड़ा हो गया, तो जो उसमें आर्बिट्रेटर आएगा बता देगा भाई देखो ये 3 ऑप्शन है, इसमें कोई ऑप्शन टिक कर लो, पहला काम कर सकता है। या आर्बिट्रेटर निर्णय ही दे दे, भाई ये निर्णय होगा आप इसको मान लो, ये भी कर सकता है आर्बिट्रेटर। कहने का मतलब है और झगड़ा 6 महीने में, साल भर में, मैक्सिमम 6 महीने में हल हो जाएगा। और आप जानते हैं न्यायालय में 6 महीने में एक सुनवाई हो भी निश्चित नहीं है, यही आर्बिट्रेशन न्यायालय में बड़ा फर्क हो जाता है। तो आर्बिट्रेशन में मध्यस्थों की नियुक्ति होगी, तो मध्यस्थ कौन होंगे? अभी देखिए 96 में आया, 2015 में संशोधन हुआ, फिर 2019 में संशोधन हुआ, और अभी तो हमारे यहाँ की कह दिया गया है, अभी तो हमारे कह दिया गया है कि बाकायदा अभी तो सरकार ने कहा है कि मध्यस्थों की योग्यता का निर्धारण किया जाएगा। अभी तक हमारे मध्यस्थों की योग्यता की बात नहीं थी, क्वालिफिकेशन की बात नहीं थी। अब तो धीरे धीरे कहा गया मध्यस्थों की योग्यता का निर्धारण होगा, और ये मध्यस्थों को बताना पड़ेगा कि जो मध्यस्थ का मतलब है पंचायत करना दोस्तों, सरपंच। अरे थोड़ा सा बात हम तकनीकी, मध्यस्थ सरपंच। अच्छा, सरपंच को ये बताना पड़ेगा कि भाई जिसका झगड़ा आप हल कर रहे हैं उसके साथ आपके कोई संबंध तो नहीं है, संबंध का मतलब कोई रिलेशन तो नहीं है जिससे भेदभाव के चांसेस हों। और ये भी बात ध्यान में रखने की है कि भाई मध्यस्थों की नियुक्ति करेगा कौन? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, यही तो मध्यस्थों की नियुक्ति करेंगे। और अब भारत में देखें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है 96 में के अधिनियम में, उसमें प्रावधान ये किया जा रहा है कि भारत में एक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया होगी, यानी मध्यस्थता परिषद होगा। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया है। जो हाल में संशोधन की उसके द्वारा कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया होगा, और आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या होगा? जैसे हमारे यहाँ दोस्तों प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो काउंसिल का मतलब है भारत में मध्यस्थता को विश्व के केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। जैसे आज भी आप देखोगे दोस्तों, जहां भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के झगड़े होते हैं वो सिंगापुर जाते हैं, लंदन जाते हैं। अब हमारे यहाँ अभी, और हमारे देखो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करेगी? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया करेगी, अब इसमें न्यायाधीश होंगे। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया करेगी भारत में। अब देखो लॉ की पढ़ाई में इसको आर्बिट्रेशन को कोर्स के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ लॉ की पढ़ाई में आर्बिट्रेशन की पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं था। कैसे आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो उसको ध्यान दिया जाए, क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, तो हमारा विवाद सिंगापुर क्यों जाए?
और हमारी हमारी कंपनी वहाँ पे मालदीव में हवाई अड्डा बनाने को गई थी और सरकार से झगड़ा हो गया, तो सिंगापुर हम गए विवाद को हल करने के लिए। भाई विवाद नई दिल्ली क्यों नहीं आ सकता? इसीलिए अब आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्माण की बात की गई है और आर्बिट्रेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हम मामले को त्वरित रूप में हल कर सकें। जिससे मामले को त्वरित रूप में हल कर सके, ये हमारा उद्देश्य सुलह और मध्यस्थता के द्वारा, जिससे कि हम क्या करें, हम विवादों को आसानी से, आपसी संवाद से और त्वरित रूप में, समयबद्ध रूप में हल किया जा सके। यह आर्बिट्रेशन, इन एक लफ्ज शब्दों में कहें तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ये आर्बिट्रेशन है। तो अब हमने क्या देखा? मध्यस्थता देखा, लोक अदालत देखा और उसके बाद अधिकरण देखा। अगला है ग्राम न्यायालय। न्यायालय की अंतिम श्रेणी में ग्राम न्यायालय। और बच्चों, हम न्यायालय के बाद पंचायती राज पढ़ लेंगे और पंचायती राज के बाद एक आपको डाउट सेशन रख देंगे कि आपके सवाल जितने हो आप पूछो, उसके बाद फिर जो प्रस्तावना होगा या जो और छूटा हुआ है सिटीजनशिप, वो भी बता देंगे आपको। लेकिन पंचायती राज के बाद एक हम डाउट सेशन रख देंगे, जो भी सवाल हो पूछना। और अब आप पूछना, कोई सवाल है, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जब तक एक टॉपिक आप नहीं पढ़ते, दूसरी बात से मामला थोड़ा गड़बड़ रहता है। तो अगला आप देखोगे, एक जो लास्ट पॉइंट है, ग्राम न्यायालय। न्यायालयों में क्या है? ग्राम न्यायालय। अब ग्राम न्यायालय का विचार कहाँ आया? 2008 में। आप कहोगे संविधान में है, तो नहीं, कि 2008 में संसदीय अधिनियम के द्वारा ग्राम न्यायालय का विचार आया। संसद ने अधिनियम पारित किया। इस ग्राम न्यायालय को मोबाइल कोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जज साहब मोबाइल पर बैठ घूमेंगे। यानी जज साहब का एक वाहन होगा और जज साहब घूम के, यानी गांव के चौपाल पर जाके न्याय देंगे, इसलिए ग्राम न्यायालय कहा गया। तो आप देखो दोस्तों, समय के साथ कैसी चीजें बदल गई। गांव के चौपाल पर न्याय दिया जाएगा। वैसे आप पूछोगे, सर ये बताओ कौन से गांव में चौपाल है, जरा हम देखना चाहेंगे। कौन से गांव मोबाइल है? अरे भाई, एटीएम का मोबाइल है, मोबाइल फोन आ गया, तो जज भी तो, जस्टिस भी तो मोबाइल होनी चाहिए, इसलिए हमारे ग्राम न्यायालय का विचार आया। तो आज आप देखो, गांव के विकास पर बड़ा बल है, लेकिन हकीकत की बात यह है कि दोस्तों, अब ग्राम न्यायालय का अधिनियम बना देना और हकीकत में बन जाना, दोनों में फर्क है। फिर वही बात है, न्यायालय बनेगा तो पैसा चाहिए, न्यायाधीश चाहिए, सबके लिए पैसा चाहिए, मकान चाहिए, आवास चाहिए, ऑफिस चाहिए। तो अब सरकार के पास थोड़ा संसाधनों का अभाव है दोस्तों। अब वही पैसा है, दलिया भी खिलाना है, न्याय भी देना है, सरकार क्या क्या करे। तो हम एक तरफा सरकार को इस सारे मामलों के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन संसदीय अधिनियम बना और ये हुआ कि भाई गांवों पर न्यायालय स्थापित किया जाएगा। तो ग्राम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होगा? याद रखें दोस्तों, ग्राम न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा कि सिविल और आपराधिक दोनों मामले देखेगा। सिविल और आपराधिक दोनों मामले देखेगा। अच्छा, सिविल मामले का मतलब है ऐसा कोई विवाद जहां पे 20,000 रुपए से ज्यादा का झगड़ा हो, और ऐसा कोई अपराध है जहां किसी को 2 वर्ष या उससे 2 वर्ष से कम की सजा प्राप्त होती हो। ऐसा कोई अपराध किया गया जहां 2 वर्ष से कम की सजा होगी, या ऐसा कोई झगड़ा है जहां पे 20,000 रुपए का विवाद है। तो आजकल 20,000 रुपए में भैंस भी नहीं आती दोस्तों। यानी बकरी कोई किसी की चुरा ले जाए, कोई किसी की साइकिल चुरा ले जाए, इस बात को आप हम ग्राम न्यायालय में ले जा सकते हैं। और अब फिर वही बात है, ग्राम न्यायालय सिविल और कोर्ट दोनों देखेगा, इसलिए ग्राम न्यायालय के निर्णय से अपील हो सकती है। ग्राम न्यायालय के निर्णय से अपील हो सकती है, लेकिन ग्राम न्यायालय के निर्णय में प्रक्रिया क्या ध्यान में रखी जाएगी दोस्तों? यहां भी अब प्रक्रिया क्या ध्यान में रखी जाएगी? यहां भी न्यायाधीश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रयोग करेगा, यानी मामले को हल करने पर बल देगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रयोग करेगा, वो कठोर प्रक्रिया का सहारा नहीं लेगा। अब दोस्तों, गांव के लोग हैं, वो कठोर प्रक्रिया का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि पता चला अब कोई जनजाति समुदाय का व्यक्ति है और आप उसे फॉरेस्ट एक्ट बताओ, आपने कहा आपने तो जंगल की लकड़ी काट ली,
आपने ऐसा कानून, अब वो आम भोले भाले आदमी को क्या पता है कि जंगल खड़ी ट्रेन बैठा, ट्रेन की चेन खींच ली, तो अब उसको स्वाभाविक तौर पर उसके खिलाफ जो भी आरोप है उसमें सिंपल सा, कभी साइकिल चुरा लिया तो पता चला कि साइकिल चुराया 10,000 रुपए का और उससे उसकी पिटाई कर दी किसी ने, मामले को आसानी से त्वरित रूप में हल कर लिया जाए। वैसे ग्राम न्यायालय के निर्णय से अपील हो सकती है। आपने देखा होगा लोक न्यायालय, लोक अदालत में केवल सिविल मामले में जाते हैं मामले, यहाँ आपराधिक सिविल मामले दोनों जाते हैं। और यहाँ पे जो न्यायाधीश होंगे, जो ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। ग्राम न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। क्योंकि दोस्तों उच्च न्यायालय ही तो अधीनस्थ न्यायालयों का निर्देशक है। इसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। जो ग्राम न्यायालय का न्यायाधीश होगा वो सामान्यतः डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे होगा। और जो ग्राम न्यायालय का न्यायाधीश गांव के निकट ब्लॉक में या खंड तहसील में आप कह लो, ब्लॉक में बैठेगा और गांव के लोग उसके पास जाके मामला त्वरित रूप में, इसका मतलब बिना पैसे के जल्दी जल्दी शीघ्र तौर पर मामला हल कर लेंगे। ये ग्राम न्यायालय का विचार है। लेकिन फिर वही देखोगे दोस्तों, यानी हर बात एक ही तमाम है कि हम मामले को त्वरित रूप में हल करें, जल्दी हल करें। लेकिन दोस्तों अब उल्टी समस्या देखो हमारे यहाँ। समस्या उल्टी है कि आप भी गांव में रहते हो, अब जरा ढूंढना ग्राम न्यायालय कहाँ है, वो मिलता नहीं। इसे कई बार नियम बन जाना, विधि बन जाना, व्यवहार में प्रयोग होना, उसमें अंतर है। क्योंकि न्यायालय के काम करने के लिए कई आधारभूत संरचनाएं चाहिए, वो अभी भी गांव में नहीं है। और उसमें वकीलों का इंटरेस्ट अलग है, संसाधन का भाव अलग है। लेकिन दोस्तों निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि अपना टाइम आएगा। देखो लोकतंत्र में संक्रमण है दोस्तों, संक्रमण से कई बार हम आगे बढ़ते हैं, और यही तो लोकतंत्र का मर्म है कि धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं। तो इसी के साथ हम न्यायालय के चैप्टर खत्म कर रहे हैं, न्यायालय के चैप्टर खत्म कर रहे हैं। उसके बाद हमने फिर कहा उसके अलावा आपको कुछ पूछना हो तो फिर हम उसको बता देंगे। लेकिन फिर कल से हम शुरू करेंगे पंचायती राज, नगर पालिका। उसके बाद हमें डाउट सेशन रखेंगे, संभवतः फ्राइडे को होगा। उसके बाद फिर हम अगले हफ्ते फिर हम बाकी सेशन पर आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।